हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेंटर नेशन। और मैं अविरल तिवारी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हो, IBACIO का बैच लॉन्च हो चुका है। उसको फुल फ्लेश स्केल पे हम लोग चला रहे हैं, जहाँ पर आपका कंप्लीट कोर्स मिलेगा लाइव क्लासेस के साथ, लाइव एक्सेस के साथ। और नेक्स्ट वीक मंडे से लॉन्च भी हो रहा है, यानी कि 28 जुलाई से उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि आयुष सर उसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पर दीक्षा मैम इंग्लिश पढ़ा रही होंगी और भी सब्जेक्ट डील कर रही होंगी। आपको उत्कर्ष सर जो खुद एक ऑफिसर है वो टाइम टू टाइम गाइड करने आ रहे होंगे। और मैं भी अविरल तिवारी जीएस का पोर्शन जो होगा वो आपको देख रहा हूँ, तो जीएस के पोर्शन को मैं कवर करा रहा हूँ। जीएस के पोर्शन में आपके जो मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पूरा शेड्यूल ऑलरेडी पैक्ड है और साथ ही साथ पूरी डिटेल्स आपको हमारे ब्रोशर में मिल जाएंगी, कैसे क्लासेस होंगी, कितने टाइम क्लासेस होंगी। टाइम टू टाइम उसी तरीके से क्लासेस चलेंगी और कोशिश रहेगा कि जो मिड सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली पेपर होने वाला है वहां पर जाके हम इस चीज को फोड़ सके, क्रैक कर सके। हमने 2023 में इससे पहले एक बैच चलाया, अच्छा सक्सेसफुल रहा, ठीक ठाक बच्चे सेलेक्ट भी हुए। कुछ बच्चे अब तो जॉब में भी हैं, अभी इन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है रिसेंटली, जुलाई अगस्त में ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है पिछले ही जुलाई, अभी इसी साल जुलाई में, जून में इन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। तो कहने का मतलब है कि बार बार ऐसे मौके नहीं आते। 3000 पोस्ट है, मोर देन, है ना। और उन पोस्ट पे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैस्प कर सकते हो। तो मैं आपको जीएस के पोर्शन को पढ़ाऊंगा। तो जीएस के पोर्शन के बारे में आपको बता दूं तो इसका बहुत ज्यादा वेटेज या कह सकते बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट जीएस नहीं आता। हाँ, करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ना होता है तो वो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक डिस्कशन। छोटे छोटे क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बस लाया हूं ताकि एक आपको ब्रीफ लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इनमें से गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनका कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो हम सब जानते हैं आपके रिसीट्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका रेवेन्यू रिसीट्स होता है, एक आपका कैपिटल रिसीट्स होता है ना। तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से आपके रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट नहीं होते हैं, कौन कौन से कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करें तो एक आपका आ जाता है यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू और दूसरा आपका आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि वो रेवेन्यू जो हम टैक्स के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा वो रेवेन्यू जो हमें नॉन टैक्सेस से, जैसे कि आपका पेनाल्टी के थ्रू, सरकार के थ्रू तब मिल गया ना, पेनाल्टी मिल गई, ठीक है, सरकार ने फीस ले ली, सरकार ने एस्टीट्स के थ्रू कमा लिया, यानी जो उनकी संपत्तियां थी उसके थ्रू कमा लिया। तो जो अलग अलग सोर्सेस से गवर्नमेंट का अर्न कर लेती है वो होते हैं। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपका डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा और यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद आपका कैपिटल रेवेन्यू में आ जाता है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा मिला, यहां पर आपका लोन रिकवरी हो गई, लोन रिकवरी सरकार ने कर ली तो उससे भी जो आपका पैसा मिला, ठीक है। उसके अलावा सरकार ने बोरोइंग कर ली, उससे जो आपका पैसा मिला, डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, उससे जो पैसा मिला, तो ये सारे पैसे क्या होते हैं, ये कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होते हैं। इसका पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होते हैं। तो चलिए अब देखें, तो यहां पर अगर हम देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला आपका क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तो भाई ये टैक्स रेवेन्यू हो गया। डिविडेंड्स हैं तो डिविडेंड्स आपके होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट, ठीक है, यानी क्योंकि भाई इससे कोई टैक्स से पैसा नहीं कमाया बट पैसा तो कमाया है। फिर आपका इनकम टैक्स है तो ये भी टैक्स का पार्ट हो गया। बचा कौन सा, डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल रेवेन्यू का पार्ट, कैपिटल रिसीट्स का पार्ट, कैपिटल रिसीट्स का पार्ट। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी विल बी दी राइट आंसर, सी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है, सी विल बी दी राइट आंसर। इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको मैंने यहां पर रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्विक रिवाइज करा दिया। चलिए आगे देखें, तो अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इनमें से कौन सी कमेटी ने प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करने के रिकमेंडेशन दिया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से याद करोगे तो प्लानिंग कमीशन को 2014 में क्या किया गया था, हटाया गया था, 2014 में खत्म किया गया था। अगस्त 2014 में बेसिकली प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था, नीति आयोग बना दिया गया था, याद है। तो इनमें अगर हम देखें दत्त कमेटी की बात करें तो दत्त कमेटी 1967 में बनी थी और बेसिकली इसका काम क्या था, तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड को एनालाइज करने के लिए इसको बनाया गया था कि जो उस समय मोनोपोलीज क्रिएट हो रही थी इंडियन मार्केट में, उसके लिए दत्त कमेटी 1967 में बनाई गई थी।
ठीक है। और इसी की रिकमेंडेशन पे आपको याद होना चाहिए 1969 में क्या आया था, एमआरटीपी एक्ट आया था, एमआरटीपी एक्ट आया था 1969 में, एमआरटीपी एक्ट आपका आया था। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो एमआरटीपी एक्ट 1969 में आया था, तो ये आपका प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है नीति आयोग पैनल, तो इसको भाई नीति आयोग बन गया तब तक तो खत्म ही हो चुका था, तो ये तो कतई नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड आपका रंगराजन कमेटी, तो रंगराजन कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है पावर्टी एस्टिमेशन के लिए, जो 2012 में बनाई गई थी और 2014 में इसने रिपोर्ट पेश की। ठीक है, जिनने क्या बताया था, जिन्होंने बताया था कि रूरल एरियाज के लिए 972 और अर्बन एरियाज के लिए 1407 रुपए पर मंथ पर कैपिटा होगा। 972 रुपीज पर मंथ पर कैपिटा आपका किसके लिए रखा, तो ये रूरल के लिए रखा था और ये अर्बन के लिए रखा था, है ना, याद आया आपको। तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर, नन ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये करने होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट है, आपने अगर एनसीईआरटी लेवल को भी पढ़ा हुआ है, आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे बिना किसी डिफिकल्टी के। ठीक है, बिना किसी डिफिकल्टी के। हालांकि ये प्रीवियस ईयर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं प्रीवियस ईयर नहीं है, बट क्वेश्चन इसी तरीके के रहते हैं, ये आपको मैं एश्योर कर सकता हूं। थर्ड है आपका द टर्म कोर इन्फ्लेशन, इनमें से किसको एक्सक्लूड करता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपको मैंने वैसे तो कई तरीके का बताया हुआ है, एक आपका होता है यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो हमको फर्स्ट इंपैक्ट डालती है। देखिए हमारे यहाँ पर फूड और फ्यूल मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट है, मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट, और इनकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि इनमें थोड़ा सा भी चेंज होता है हमको हेडलाइन इन्फ्लेशन दिखने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल इंक्लूड होता है, कोर में बस यही एक चीज मिसिंग होती है, कोर में फूड एंड फ्यूल नहीं होती। तो फूड एंड फ्यूल यहां पर आप मैनेज कर लोगे, आप यहां पर आंसर आ जाएगा। द आंसर विल बी ए, फूड एंड फ्यूल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोर इन्फ्लेशन, फूड एंड फ्यूल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोर इन्फ्लेशन। इज इट क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आपकी 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस में सबसे लोअर स्ट्रेटा होता है ना, सबसे नीचे काम कर रहे होते हैं। इनको कैसे बनाया गया है, तो दे आर फॉर्म्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और पंचायती राज के लिए 73rd है। तो इनके लिए रेवेन्यू सोर्स का भी इंतजाम सरकार ने किया है। तो रेवेन्यू सोर्स जो इनका क्या है, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट दे विल प्रोवाइड दी ग्रांट इन एड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स कोटा। राज्य सरकारों की मदद से स्टेट गवर्नमेंट के कोटा से क्या मिलता है, इनको ग्रांट इन एड्स मिलते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है, ये इनकम क्रिएट कर रहा होता है, जिसके थ्रू ये क्या कर रहा होता है, अपनी इनकम जनरेट कर रहा होता है। ऑल्दो इनको एक शक्ति ये भी दी गई है कि इफ दे वांट they can levy the local taxes also, if they want they can levy the local taxes also। बट जनरली क्या होता है कि इतने लोअर स्केल पे टैक्सेस लगाना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, और क्योंकि गांव वगैरह में इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती तो ये लोकल टैक्सेस इतना जल्दी लगाए भी नहीं जा सकते, है ना। तो यहाँ पर मेजर जो सोर्स होता है वो ग्रांट इन एड ही रहता है। कई पंचायत से लगाया भी हुआ है, आप देखोगे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, कई म्युनिसिपैलिटीज ने भी लगाया हुआ है, बट मेजर इसका ग्रांट इन एड्स ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद होनी चाहिए। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वाओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हर साल अपनी रिपोर्ट देता है, ये किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू पब्लिश किया जाता है। इसकी फर्स्ट रिपोर्ट 1990 में आई थी। कब आई थी, 1990 में इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय द प्रोफेसर महबूब उल हक, प्रोफेसर महबूब उल हक, प्रोफेसर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन।
इनके थ्रू इसको बनाया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और प्रोफेसर महबूब उल हक के थ्रू इनको बनाया गया था और हर साल रिपोर्ट देते हैं। इस साल आपकी जो रिपोर्ट आई है HDI की वो 130th रैंक है, इंडिया की 130वीं रैंक है, 130वीं रैंक है इस साल आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP निकालता है, UNDP निकालता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियाज GDP बाय सेक्टर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया के GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखने वाला सेक्टर इनमें से कौन सा है? तो आंख बंद करके लगा देना कि भाई सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट, 55% के अराउंड, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहता है, ठीक है, आसपास रहता है, कभी 52%, कभी 53%, कभी 54%, तो 55%, 50 से 55% के बीच का इसका रेंज रहता है। तो आपके लिए आसान कर देता हूं, ठीक है, 50 to 55% के बीच का इस समय रेंज चल रहा है पिछले कुछ सालों से। तो वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन GDP है कौन? आपका सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर देखे तो अराउंड 18% के आसपास है, अराउंड 18% के आसपास है ना, और अराउंड 24% के आसपास आपका 26%, 27% के आसपास आपका इंडस्ट्री सेक्टर रहता है। तो 18 से 20 वो, और 26% से 30% के आसपास वो, और 50 से 55% सर्विसेज सेक्टर रहता है। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आप डिफाइन कर सकते हो कब आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीका रहता है। जनरली सबसे ज्यादा GDP में उसी का रहता है। नेक्स्ट है आपका कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट इंडिया में कौन सी आई थी? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में, यानी कि जस्ट आफ्टर 1947। तो 1947 के बाद जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली आई थी वो 1948 की ही आई थी, जहां पर 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था। अगर आपको याद हो तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन के साथ साथ यहां पर इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी भी डिक्लेयर किया गया कि नाउ इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगा। तो फर्स्ट वाला जो कब किया गया था? तो 1948 में फर्स्ट 4 फोल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी को यहां पर डिक्लेयर, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज का, और इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया था 1948 में। 1956 की बात करें तो सेकंड 5 ईयर प्लान भी आपका यहीं पर शुरू हुआ, और उसके साथ साथ सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इसी ईयर में लॉन्च की गई थी। 1956 में सेकंड ईयर में जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 1956 में लॉन्च की गई थी। इस चीज को भी आप यहां पे बेटा ध्यान, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच एजेंसी इज द नोडल एजेंसी फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? तो ध्यान दीजिएगा कि नोडल एजेंसी क्या काम करती है। तो यहां पर नेशनल इनकम की डेटा को कैलकुलेट करती है और पब्लिश करती है। तो पहले यह काम CSO किया करता था ऑन द बिहाफ ऑफ द NSSO सर्वे। ध्यान दीजिएगा, NSSO सर्वे करता था और डेटा पब्लिकेशन का काम CSO किया करता था। लेकिन 2019 में क्या किया गया था? इन 2019 बोथ दीज बॉडीज आर मर्ज्ड, और अब ये क्या है? NSO है, और ये अब NSO के नाम से जाना जाता है, जो कि आता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द मॉस्पी। तो मॉस्पी के कंट्रोल में NSO आपका आता है। इसके बारे में भी आपको यहां पर पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन आने के चांस इससे रहते हैं, ठीक है। तो मॉस्पी के अंदर में आता है। क्या है NSO? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस है आपका NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट मींस। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट होता है कि जब गवर्नमेंट अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर देती है, और साथ ही साथ इसमें बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करती है, बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करती है, तो वो आपका क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट होता है क्योंकि वो वास्तव में आपको बताएगा कितना घाटा हुआ है ना, कि आपके इनकम कितनी हुई थी और आपका जो है यहां पर खर्चा कितना हो गया है, ठीक है। तो बोरोइंग्स को यहां पे नहीं जोड़ना है, बोरोइंग्स को जोड़ लोगे तो आपकी रिसीट्स ज्यादा दिखाई देंगी, तो आपका घाटा बहुत कम दिखाई देगा। तो ये रियल चीज नहीं है। रियल टर्म्स में आप घाटे को तब बता पाओगे जब आप बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी विल बी दी राइट आंसर।
सी विल बी दी राइट आंसर। इज इट ओके? ओके। और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, क्या क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन? तो लास्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? तो भाई इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट होता है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट होता है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो हमारे कंट्री में करंट में यूज किया जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके उसमें रहते हैं, 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का सेगमेंट रहता है 20 क्वेश्चंस का। तो वो तो हम अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये एक वन ऑफ द हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब है जिसको आप पा सकते हो, अच्छी सैलरी भी है। तो अगर आप सैलरी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो भी अच्छी है, बट इसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है। जनरली आप आईबी के साथ काम करते हो तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, और आप जान ही रहे हो अगले साल 8th पे आने वाला है, समझ रहे हो, इशारा समझ रहे हो ना? 8th पे कमीशन आने के बाद तो चीजें बदल ही जाएंगी। खैर वो सब तो चलता रहेगा, बट स्टिल इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, इसको यूज करिए और आगे बढ़िए। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए कुछ, आपके लिए नए एवेन्यूज भी लाते रहेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं, आपका ईपीएफओ का भी एग्जाम आ चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे वहां पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, मेंटर नेशन का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्स को परचेज कर लेना है। ओनली 999 में है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं और बहुत फास्ट एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के भरने के बाद आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर मुझसे मत कहना भाई साहब, ठीक है। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ट्राई करिए, गो फॉर द एग्जाम। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा और जल्दी बैचेस में लाइव मिलेंगे और आपके सॉल्यूशंस को देख रहे होंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।